सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी दीपों में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा झा और मैं हूँ पुनीत तिवारी। कहानी का नाम है माही। कहानी के लेखक हैं मार्कंडे। तो शुरू करते हैं कहानी माही। तुम जब चाहो मुझे बुला लिया करो। और देखो ना, घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए कुछ करो। और कुछ ना बने तो उनके साथ बैठकर कोई खेल ही खेला करो, मन अपने आप बहल जाएगा। माही चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जैसे रुक्मी का कुछ भी वो ग्रहण नहीं कर रही थी। रुक्मी ब्याही है, पढ़ी लिखी है और 1-2 साल में ही उसने एक सफल गृहस्थिन बनकर अपने जानने वालों के मन में आदर का भाव पैदा कर लिया है। अड़ोस पड़ोस की लड़कियां रुक्मी के पारिवारिक जीवन से इतनी प्रभावित हैं कि वे उसकी तारीफ भी करती हैं और कभी कभी उसे घमंडी और चालाक कहकर अपनी नाकामियों पर पर्दा भी डाल लिया करती हैं। माही एक अलग तरह की लड़की है। रुक्मी उसे केस कहती है, लेकिन माही को लगता है कि रुक्मी ही एक केस है। इसलिए जब रुक्मी बात करती होती है तो माही चुपचाप उसे देखती रहती है। आज भी माही उसे एक टक देख रही थी। रुक्मी ने बात समाप्त करके धीरे से दरवाजा खोला, फिर उसे उसी तरह बंद किया और जैसे ही बाहर निकली, पोस्टमैन ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। माही, 5 टैगोर टाउन, इलाहाबाद। रुक्मी ने उलट पलट कर लिफाफा देखा, क्षण भर को खड़ी सोचती रही। पीछे मुड़ी, देखा दरवाजा जैसा का तैसा बंद था। सामने देखा पोस्टमैन हाथ की चिट्ठियों में आंखें गड़ाए काफी आगे बढ़ गया था। उसने पत्र को मोड़ा, ब्लाउज के नीचे डाला और अपने घर चली आई। रुक्मी बहुत दिनों बाद ससुराल से लौटी है, फिर भी उसके आते ही घर का सारा काम उसके हाथों में आ गया। अगर वो बापू की थाली के पास ना बैठे तो उन्हें घर का खाना ही नहीं रुचता। बच्चे उसके आंचल से चिपके रहते और माँ तो उसे घर में आया जानकर अस्त्र ही डाल देती है। माही के घर से लौटकर इस समय जब वो घर पहुंची तो बाहर ही से बाबू की पुकार सुनकर दूसरी ओर के कमरे में मुड़ गई। रमाकांत का तार आया है। तार? रुक्मी कुछ सहम सी गई। हाँ, वैसे इतने के लिए चिट्ठी भी काफी हो सकती थी, पर साहब तो साहब है, कौन बैठकर घंटे भर चिट्ठी लिखे। रुक्मी के पिता उत्साह से बोल रहे थे। वो बहुत व्यस्त है, आ नहीं पाएगा। तुम्हें भेजने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। बापू फर्शी पर दम खींचने लगे और रुक्मी सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ तार लेकर घर में घुस गई। उसके जी में आ रहा था कि कमरा बंद करके जी भर कर रोए, पर माँ और भाइयों की हंसी खुशी में उसे हिस्सा लेना ही था, इसलिए वो उन्हें खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गई। कहीं कोई नाराज ना हो जाए, जिससे दिनों की अर्जित उसकी ख्याति पर बट्टा लग जाए। लेकिन उसे अपने पर बार बार झुंझलाहट हो रही थी, खीज आती थी कि क्या जीवन भर वो अपने मन के विपरीत दूसरों को खुश करती ही रह जाएगी। क्या यही उद्देश्य है उसके जीवन का? क्या उसका अपना कुछ भी नहीं? और तभी उसे माही का ध्यान हो आया। रुक्मी के सीने से लगा पत्र करक उठा। उसके कलेजे के घाव में खरोंच लग गया। माही उसके सामने खड़ी दिखी, अथाह गहरे समुद्र की तरह, निर्मम गहराइयों वाले शांत सागर सी माही की खामोशी उसी को नहीं, उन सारी लड़कियों को भयावह लगती जो अपने प्रेम के सुर को वक्त पे वक्त अलापा करती थी। माही की एक ही बात उसे बार बार याद आती। आखिर डर किस बात का दीदी? जो बात जैसी है उसे उसी तरह से तो देखा जा सकता है। कभी आदमी
अपने वश से बाहर भी तो हो जाता है। फिर वो चुप हो जाती और निरंतर छेड़ी जाने पर भी अविचलित बनी रहती है। माही, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? अगर उसकी कोई सहेली कहेगी तो वो किंचित हंसकर कहेगी, कहने वालों का मुंह किसने बंद किया है? लेकिन जो मन ठीक समझता है, अगर उसको करने में डरती रहूं तो फिर मुझ में पशु में अंतर ही क्या हुआ? माही जरूर किसी को प्यार करती है। जरूर उसके मन में कोई ऐसा बैठा जो उसकी इन बातों का सूत्रधार है। रुक्मी के सीने में फिर लिफाफा करक उठा और वो बेचैन हो गई। इस पत्र में जरूर कुछ ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि ये प्रेम पत्र ना हो। पर दूसरे ही क्षण रुक्मी का विश्वास किसी लड़की अथवा रिश्तेदार के पत्र पर जा टिकता। माही तो बहुत कम लिखती है, और फिर उसके मन में विचित्र कल्पनाओं का तंतु जाल फैलने लगता और सहसा उसे लगता जैसे वो माही से भीतर ही भीतर जलती है। इसलिए तो उसने माही का पत्र इस तरह उड़ा लिया है। फिर सहसा उसे उस तार का ध्यान हो आया जो हवा के झोंके में उड़ता हुआ आधे आंगन पहुंच चुका है, और उसके मन में एक बार भी उसे उठाने की इच्छा नहीं हो रही थी। किसी तरह ले देकर रुक्मी ने 12 बजे खाना खाया और झपट कर अपने कमरे में पहुंची। धड़कते दिल से लिफाफा निकाला और खोलकर पढ़ने लगी। मेरी माही, इस बीच मेरा मन बहुत दुखी है। इसलिए नहीं कि तुम दूर हो, इसलिए भी नहीं कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूं कि अब हमारा प्यार एक ऐसी सच्चाई बन गया है जो हमारे झुठलाने की सीमाओं से पार हो गया है। अब कोई बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारे मन को मोड़ पाने में असमर्थ है। फिर भी मैं अशक्त और बेचैन हो उठा हूं। वैसे तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का सहारा बना हुआ है, पर उस सहारे में कमजोरियों के ऐसे भयानक कीटाणु छिपे हैं जो मेरे मन को निरंतर कटु बनाते जा रहे हैं। ये एक रोग है मेरी प्यारी माही, ऐसा रोग जो आदमी की नींद हराम कर देता है। मैं खूब समझता हूँ, पर उससे मुक्त हो पाना मेरे अपने बूते के बाहर की चीज़ है। तुम जानती होगी, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ या तुम्हारे जीवन का कोई एक भी क्षण ऐसा है जो मेरी जानकारी से बाहर है। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि तुम अब इतनी दूर आ चुकी हो जहाँ से मेरे लिए तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं है। पर मैं न जाने क्यों चाहता हूँ कि तुम सब कहो, मुझे बताओ कि वो सब क्यों हुआ। तुम अपने प्यार का एहसास मुझे दिलाती हो, अपने दुख की बात लिखती हो। ये भी क्या कोई लिखने की चीज़ है? उस पर कुछ कहना बाकी रह सका है मेरी माही? वो सब अब मन का एक अंग बन चुका है। लिखने से उसकी महिमा कम होती है, लेकिन दूसरी बात का कोई उत्तर तुम्हारे लिए असंभव हो गया है। आज मैं एकदम निराश हूं। तुम लिखती हो कि अगर ऐसा ही संदेह है तो हरदम साथ क्यों नहीं लिए रहते। माही, संदेह अगर तुम पर करूंगा तो वो अपने पर होगा, और संदेह करने वाले के लिए साथ और दूर कोई दो चीज नहीं है। शरीर के अस्तित्व मात्र से संदेह नहीं मिट सकता। उसका नाता तो हृदय से है, सिर्फ एक भाव, अनदेखा, अव्यक्त। भला उसे कौन देखेगा? इसलिए शरीर तो साथ रह सकता है, पर मन की कौन कहे। लेकिन मुझे तो तुम्हारे मन पर भी कभी संदेह नहीं रहा। बस यही लगता है जैसे कोई रोक है हमारे तुम्हारे बीच, जो घटनाओं को अपने सही रूप में दिखाने से तुम्हें रोकती है, और यही मेरे लिए असह्य है। तुमने मेरी निष्ठा को डिगा दिया है। ये एक अजीब बात है मेरी रानी कि तुम्हारा झूठ मेरे लिए कभी भी सच नहीं हो पाता, चाहे वो कितनी भी निष्ठा से कहा गया हो। मेरी चेतना उसे अनजाने ही चुनकर बाहर कर देती है। मैं उससे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, पर वो जाने क्यों
अपना काम किए जाती है। इसलिए जब तुम अपने जीवन की उस घटना को मुझसे कहती हो तो मैं उसमें तुम्हें खोजता हूँ। तुम उसमें कहाँ थी? उस तस्वीर में कौन सा रंग तुम्हारा था? मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे खातिर बहुत कुछ कहने में हिचकती हो। मुझे दुख होगा, मेरी शक्ति कम होगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर नहीं, तुम ये कभी नहीं सोचती, कभी नहीं माई। तुम्हें विश्वास है कि मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो सकता? फिर ऐसा क्यों? क्या तुम्हारा अपना कोई मंतव्य है? क्या कहीं तुम्हें कोई कष्ट है जो मेरा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि इस नन्हे से बिंदु पर हम तुम दो हैं, अलग अलग? सच, मैं पहली बार इसे सोचने लगा हूं। इसीलिए अब कभी नहीं लिखूंगा। मेरी अंतरंग, तुम्हें कष्ट देना मुझे जरा भी प्रिय नहीं। मुझे ना लिखना, पत्र नहीं मिलेंगे। मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और ये भी तय नहीं कि कब तक लौटूंगा। अलविदा, तुम्हारा प्रीतीश। रुक्मी का सारा शरीर पत्र पढ़ते पढ़ते पसीने से डूब गया। उसने आंचल से पसीना पोंछा और क्षण भर को बेख्याल सी बैठी रह गई। फिर जैसे उसके मुंह से एक कराह सी निकल पड़ी। माही। इसलिए नहीं कि माही के लिए उसके मन में दर्द हुआ या खुशी हुई कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बड़ी चली थी नखरा करने। इसलिए भी नहीं कि उसके मन में माही की पोल जानकर घृणा हुई और उसे अपनी सहेलियों से माही के बारे में कुछ कहने का मसाला मिल गया, बल्कि इसलिए कि उसके हाथ के पत्र का रंग धीरे धीरे जाने कैसे हल्का लाल हो गया और उसकी भाषा तार की भाषा हो गई। मैं नहीं आ पाऊंगा, काम है, पिताजी आने का प्रबंध कर देंगे। और पहली रात का वो सपना उसके मन पर छा गया। एक अपनी बात कहनी है आपसे, उसने अपने को कितना संभाल कर कहा था। कितने बड़े मानसिक बोझ से मुक्त होकर वो समर्पित होना चाहती थी। तो आज ही उसकी कोई जल्दी है क्या? इस समय और कोई बात नहीं। सहसा वो किसी कीचड़ से भरी जमीन पर फिसलकर ऐसे गड्ढे में गिर गई थी जिसमें नीचे दलदल ही दलदल थी और माही का दोपहर के कमल सा उदास चेहरा उसकी आंखों में सिमटकर स्थिर हो गया। ये थी कहानी माही। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।